नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। हमारी सीरीज चल रही थी बोर्ड परीक्षा की तैयारी और उसी के अंतर्गत हम हिंदी अनिवार्य कक्षा 12वीं और कक्षा 12वीं के ही हिंदी साहित्य के जो पद्य भाग के अध्याय हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हमने कई अध्याय जो हैं तुलसीदास जी, जयशंकर प्रसाद, निराला, इनका अध्ययन कर लिया है अच्छी प्रकार से। शायद आपको ये सभी अध्याय बेहतर तरीके से समझ में आ भी गए होंगे। आज अपना जो अध्याय है वो है विद्यार्थियों केदारनाथ सिंह, और ये हिंदी साहित्य के कक्षा 12वीं के पुस्तक का चौथा अध्याय है, जिसमें हम इसका अध्याय का अध्ययन करेंगे। केदारनाथ सिंह जी के द्वारा यहाँ पर अपनी ये पाठ्य पुस्तक जो है, इस किताब में बुक में दो कविताएं दी गई है। एक बनारस कविता है जो काफ़ी बड़ी है, और एक छोटी सी कविता दी गई बाल मनोविज्ञान पर आधारित है जो दिशा कविता है। यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी चैनल से जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने उन सभी मित्रों, विद्यार्थियों, दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिए। लाइक और कमेंट करना नहीं भूलें। अपनी जो है वो राय ज़रूर दें। आपका समर्थन और प्यार यदि इस तरीके से मिलता रहेगा तो हमें भी अधिक से अधिक आपके पास सामग्री पहुंचाने में बड़ा एक उत्साह बना रहता है। आप सपोर्ट बनाए रखिए। मेरी ये कोशिश है कि एक निश्चित समय के अंदर आपका ये सिलेबस है वो पूर्ण हो जाए। आपको पद्य भाग के अंतर्गत जो भी चीज़ें हम चर्चा कर रहे हैं उनको अच्छी तरह समझना है, लेकिन इनको समझने से पहले जो वीडियो क्रम वाइज पहले आ रहे हैं उनको पहले ज़रूर समझना ज़रूरी है। जैसे तुलसीदास जी की वीडियो आए थे तो वो पूरा पाठ अध्याय 3 वीडियो में पूरा हुआ था। आप सबसे पहले प्रथम वीडियो को देखें, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो आपको वो पूरा अध्याय समझ में आ जाएगा। राम लक्ष्मण मूर्छा वाला जो था। केदारनाथ सिंह जी का बात करें, जन्म 1934 में हुआ और ये आगे द्वारा शुरू की गई प्रयोगवाद के कवि हैं, प्रवर्तक हैं, 30 शतक के कवि हैं, महत्वपूर्ण कवि। इनका जन्म 1934 में 2018 निधन हुआ। केदारनाथ सिंह का जन्म बलिया जिले के चकिया गांव में हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी में एमए की। आर्ट्स के मतलब विद्यार्थी थे, कला वर्ग के। करने के बाद आधुनिक हिंदी कविता, तो ये बहुत महत्वपूर्ण कविता है। देखो कई बार, और मैं आपको बता दूं कि ये जो अध्याय हैं जितने भी आपके आगे जो व्याख्याता वर्ती है उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत सारी रचनाएँ, जैसे इनकी ये जो रचना है आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान, तो ये इनकी रचना है। विषय पर इन्होंने पीएचडी की उपाधि धारण की थी। कुछ समय गोरखपुर हिंदी के प्राध्यापक पद पर रहे। फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी के प्रोफेसर के पद पर भी रहे और बाद में प्रोफेसर पद से अवकाश प्राप्त किया। संप्रति दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। केदारनाथ सिंह मूल रूप से मूलतः माना जाए तो मानवीय संवेदनाओं के कवि है, यानी कि मानवीय हृदय भावनाओं को समझने वाले। अपनी कविताओं में उन्होंने बिंब विधान पर अधिक, बिंब क्या होता है यह बात आई, बिंब विधान। तो जब हम कोई आकृति पहले जो देखी हुई है और अभी उस आकृति वो हमारे सामने नहीं है, लेकिन जैसे ही उस आकृति के बारे में विचार किया, सोचा, तो वो सजीव रूप से आकृति हमारे मन मस्तिष्क पटल पर जो है वो छप जाती है, उसे बिंब कहते हैं। केदारनाथ की कविताओं शोर शराबा अधिक नहीं है बिल्कुल भी। विद्रोह का शांत और संयंत स्वर सशक्त रूप से उभरा है। जमीन पकड़ी है संकलन में उन्होंने जमीन, रोटी और बैल आदि उनकी इसी कविताओं का प्रकार की कविताएं हैं। तो जो गहरे अक्षरों में लिखा है वो आपको याद ही करना है। विचार बोध उनकी कविताओं के साथ साथ चलते रहते हैं। जीवन के बिना प्रकृति और वस्तुएं कुछ भी नहीं है, यह एहसास उन्हें अपनी कविताओं में आदमी के और भी पास ले जाता है। इस प्रक्रिया में केदारनाथ सिंह जी भाषा और भी नम्य और पारदर्शी हुई। नम्य का मतलब है नमन करने वाली या अच्छी तरह से ग्रहण हो जाए, ऐसे समझ में आ जाए, और उनमें एक नई रेजुता और बेलोस बनाया है। उनकी कविता में रोजमर्रा के जीवन के अनुभव, परिचित बिंब बदलते दिखाई देते हैं। शिल्प में बातचीत की सहजता, अपनापन अचानक ही दृष्टिगोचर होता है। अकाल में सार्थ कविता, ये भी महत्वपूर्ण है। पूछा भी जाता है
किस कविता पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो भारत सरकार के द्वारा ये दिया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा 1989 में दिया गया। 1994 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित मैथिली शरण गुप्त। तो ये भी ध्यान रखें कि भारत भारती जो पुरस्कार है वो उत्तर प्रदेश और मैथिली शरण गुप्त इनके नाम पर मध्य प्रदेश द्वारा दिया जाता है। कुमार आसान, व्यास सम्मान, दयावती मोदी पुरस्कार कई सम्मान मिले। अब तक केदारनाथ सिंह 7 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। कितने? 7। तो इसमें जो है वो ये है, अभी बिल्कुल अभी, जमीन पकड़ी है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं। जो भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ अपना कमेंट और लाइक करना नहीं भूलें, अधिक से अधिक मित्रों तक पहुँचाएँ। बाल, टोलस्टॉय और साइकिल, कल्पना और छायावाद, आधुनिक हिंदी कविता, बिंब विद्वान, ये पुणे आई, विकास, ये बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं, उनकी आलोचनात्मक पुस्तकें हैं। मेरे समय के बाद, मेरे समय के शब्द, कब्रिस्तान में पंचायत, निबंध संग्रह है इनके, तो ये भी ध्यान रखें। कब्रिस्तान पंचायती ये कई बार पूछा भी जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो खास महत्व है इसका कि क्या है ये, कौन सी विधा है। तो कब्रिस्तान पंचायत जो है मेरे समय के शब्द में दोनों निबंध संग्रह है। हाल ही में उनकी चुनी हुई कविता प्रतिनिधि कविता नाम से प्रकाशित हुई, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रतिनिधि कविताएं किसकी है। तो उनके द्वारा संपादित ताना बाना नाम से विविध भारतीय भाषाओं का अनुवाद, तो ये भी पूछा जाता है कि विविध भारतीय भाषाओं का अनुवाद काव्य संग्रह किस कवि के द्वारा किया गया और किस नाम से। तो केदारनाथ सिंह जी के द्वारा ताना बाना प्रकाशित हुए। बनारस कविता में क्या है? प्राचीनतम शहर है। तो जैसा कि हम जानते हैं बनारस का पूरा नाम काशी है, अभी नया नाम वाराणसी है, और ये एक धार्मिक और सांस्कृतिक आध्यात्म महत्व रखने वाला शहर है, जहाँ पर इसकी पूरी विशेषता बताएगी कि लोग इस प्रकार कैसे प्राचीन और आधुनिक दोनों का समन्वय रख करके चल रहे हैं। एक टांग और दूसरी टांग, ऐसी भी हम पढ़ेंगे। तो प्राचीनतम शहरों में से एक बनारस, काशी शिव की नगरी है। कविता में बनारस, प्राचीनतम शहर बनारस की सांस्कृतिक वैभव को ठेठ बनारसीपन पर प्रकाश डाला गया है। ठेठ का मतलब मूल रूप से बनारस शिव की नगरी और गंगा के विशिष्ट आस्था का केंद्र है। बनारस में गंगा, गंगा घाट, मंदिर और मंदिरों के किनारे, घाटों के किनारे बैठे भिखारियों के कटोरे, जिनमें बसंत उतरता है। बसंत उतरने का मतलब है कि उनको दानदाताओं, श्रद्धा, विश्वास, भक्ति में विश्वास रखने वाले लोगों के द्वारा भिक्षा का मिलना ही बसंत का उतरना है, का चित्र बनारस कविता में अंकित किया गया है। इस शहर के साथ मित्र की आस्था, काशी और गंगा के सानिध्य से मोक्ष की अवधारणा जुड़ी है। गंगा में बंदी नाव, एक और मंदिरों घाटों पर चलने वाले दीप, तो दूसरी तरफ कभी न बुझने वाली चिता की अग्नि और उनसे तथा हवन इत्यादि उठने वाला धुआं, यही तो है बनारस और इसकी विशेषता। यहाँ के हर कार्य अपनी रो में होता है, यानी एक लय पंक्ति में होता है, सामूहिक लय में होता है। ये बनारस का चरित्र है, आस्था, श्रद्धा, विरक्ति, विश्वास, आश्चर्य और भक्ति का मिला जुला रूप है काशी वाराणसी। काशी की अति प्राचीनता, आध्यात्मिकता और भव्यता, सुंदरता के साथ आधुनिकता का समाहार बनारस कविता में मौजूद है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसमें प्राचीन और नवीनता का समावेश किया गया। ये कविता एक पुरातन शहर की रहस्यों की खोलती है। बनारस एक मिथक बन चुका शहर है। इस शहर की दार्शनिक व्याख्या ये कविता करती है। कविता भाषा संरचना के स्तर पर सरल है, अर्थ के स्तर पर गहरी है, यानी गहरा अर्थ इस कविता में बनारस शहर के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। कविता का शिल्प विवरणात्मक होने के साथ ही कवि का सूक्ष्म दृष्टिगोचर भी इसमें परिचय गया। अगली एक छोटी सी कविता दिशा, जिसमें बाल मनोविज्ञान पर आधारित कविता है, और इस कविता से हमें प्रेरणा, संदेश ये मिलता है या उद्देश्य ये है कि हमें अपने लक्ष्य पर अडिग रहना चाहिए, अपने लक्ष्य से कभी भटकना नहीं चाहिए। जैसे बच्चे इसमें नहीं भटकते हैं। लेखक पूछते हैं कि हिमालय किधर है, लेकिन बच्चों का जो है वो ध्यान मात्र अपनी पतंग की तरफ है, इसलिए वो जिस तरफ पतंग उड़ती है उसी तरफ हिमालय को बताते हैं, जबकि हिमालय उत्तर दिशा में होता है। जिसमें पतंग बच्चे उड़ाते, बच्चे से कवि पूछता है हिमालय किधर है, बालक का उत्तर बहुत ही सरल सुलभ है कि हिमालय उधर है जिधर हमारी पतंग भागी जा रही है, उड़ रही है। हर व्यक्ति का अपना सत्य होता है और हर व्यक्ति अपने सत्य को अपने हिसाब से, लेकिन बच्चे सत्य या यथार्थ को अपने ढंग से देखते हैं। कवि को ये बाल सुलभ संज्ञान मोह लेता है, अच्छा लगता है। कविता लघु आकार की जरूर है, छोटी, और यही कहती है कि हम बच्चों से कुछ न कुछ सीखते हैं। कविता का भाषा जो है बिल्कुल कविता की सहज सरल है। खड़ी बोली हिंदी भाषा पर 7 गुण इसमें काम में लिया गया है। तो हम शुरू करते हैं विद्यार्थियों कविता। तो इसमें देखो आप, सबसे पहले ये जो अपनी किताब है, इस किताब में ये बताया गया है कि इस शहर में बसंत अचानक आता है। आपको इस पुस्तक में जो ये कविता है वो 4 नंबर अध्याय की कविता दी गई है। इसका प्रसंग लिखना है। प्रसंग में आप क्या लिखोगे कि प्रस्तुत अवतरण या पद्यांश केदारनाथ सिंह द्वारा रचित कविता बनारस से लिया गया है और इसमें बनारस की संस्कृति आध्यात्मिक विशेषता के बारे में बताया गया।
तो यहाँ पर देखो लेर तारा मुडवाडी है, जैसे कुछ नाम भी है जो वहाँ के कस्बों के नाम दिए गए हैं। आगे प्रश्न भी है, इस शहर में बसंत अचानक आता है, यहाँ पर ये बातें बताई गई है। इस शहर में बसंत अचानक आता है, यानी कि तो बसंत अचानक आता है, बसंत कोई ईश्वर मानवीय नहीं है, मनुष्य नहीं है जो चल सकता है। तो यहाँ पर मनुष्य की तरह कार्य करते दिखाया गया है, इसलिए इसमें मान्यकरण अलंकार भी है। बाकी अपने अनुप्रास वगैरह तो है ही। इस शहर में बसंत अचानक आता है, कवि कहता है, यानी कहने का अर्थ है कि बाकी वैसे तो प्रकृति का ये अपना नियम है कि हर ऋतुएं धीरे धीरे आती है और धीरे धीरे रहती है, धीरे धीरे रहते हुए फिर चली जाती है, अगली ऋतु आती है फिर दूसरी। लेकिन इस शहर में बसंत अचानक आता है, कहने का मतलब है अचानक इसमें सभी लोग जो भी धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम है उससे जुड़ जाते हैं, इसलिए लिखा है इस शहर में बसंत अचानक आता है। और जब आता है तो मैंने देखा है, कवि कह रहा है कि जब बसंत का आगमन होता है तो मैंने देखा लहर तारा और मुडवाडी कस्बों की तरफ से उड़ता है एक धूल का बवंडर। धूल का बवंडर तूफान, यानी कहने का मतलब है, तात्पर्य ये है कि इस सांस्कृतिक नगरी में कार्यक्रमों की शुरुआत हो जाती है, कार्यक्रमों का शुभारंभ इस जो है वो बनारस शहर में हो जाता है, उसी को कहा गया है बसंत का आगमन। उड़ता है धूल का एक बवंडर और इस महान शहर की जीभ किरकिराने लगती है। तो जीभ किरकिराने का तात्पर्य यह है कि लोग जो भी जिनके पास कला है, जो भी जिसके पास कौशल है, उसको अभिव्यक्त करने के लिए तत्पर हो जाते हैं सभी, उसी को कहा गया है धूल का बवंडर। यानी कि जैसे धूल भरी आंधी आती है तो धूल के जो कण हैं उन कणों से हमारे कह सकते हैं कि मुंह के अंदर एक किरकिरापन आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ के लोगों के अंदर सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम में अपने आप को साबित या प्रस्तुत करने का एक मौका और अवसर होता है, उसी के लिए वो कुलबुलाने लगते हैं, उसी को कहा गया जीव किरकिराना। अगला क्या है, जो है वह शुभुगाता है। शुभुगाने तक शब्द का तात्पर्य है जागरण की अवस्था, जागृत अवस्था जो होती है उसको कहा गया। तो शुभुगा तक तात्पर्य हो गया जिनके पास अपनी जो कला है या जो लोग कला में सिद्धहस्त है उसको वो प्रस्तुत करते हैं, और जिनके पास अपनी कला नहीं है वो पत्सिकियाँ, यानी कि जैसे बंजर खेत है, अब उसमें हम चाहें कि फसल मिल जाएगी तो कैसे मिलेगी, जब तक उसमें हम बीज नहीं बोएंगे। तो जिनके पास तो कला है वो तो अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करता ही है, जिनके पास नहीं है वो ऐसे अवसरों को देख करके अपने आप को साबित करने की उचित अवसर देख करके अपने आप को उचित समय के साथ अभिव्यक्त करने की जो शुभ अवसर इसको समझते हैं। वह फेंकने लगता है पचकियाँ मतलब अंकुरण या बीज। इस प्रकार जिनको जो कला आती है वो अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करते हैं, तत्पर हो जाते हैं सभी, और जिनके पास अपनी कला नहीं है वो ऐसे शुभ अवसर को देख करके, उचित समय को देख करके जो है वो अपनी कुछ न कुछ कला सीखने का प्रयास करते हैं। आगे क्या होता है, आदि दशाश्वमेध पर जाता है। दशाश्वमेध ये घाट का नाम है, गंगा किनारे के जो घाट हैं उनके घाटों के नाम दिए गए, प्रसिद्ध घाट का नाम है। तो यहाँ पर आदमी जाता है क्योंकि घाटों जो घाट हैं वहाँ पर ही तो होते हैं सांस्कृतिक आध्यात्मिक कार्यक्रम और पाता है घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो जाता है। तो पत्थर वैसे कठोर होता है और मुलायम कैसे हो जाता है, तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है क्योंकि मुलायम और कठोर दोनों साथ नहीं रह सकते। लेकिन यह घाट का आखिरी पत्र का तात्पर्य है कि ऐसे शुभ अवसरों पर आध्यात्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम जब शुरुआत हो जाती है तो विद्यार्थियों जो कठोर दिल का व्यक्ति होता है, पत्थर दिल व्यक्ति होता है, उसका हृदय भी पिघल जाता है, उसी को कहा गया है कुछ और मुलायम हो गया है। यानी कि ऐसे सांस्कृतिक उत्सवों कार्यक्रमों को देख करके हर व्यक्ति का मन आस्था श्रद्धा भक्ति में लग जाता है और कुछ न कुछ जो है वो दान पुण्य करने की इच्छा उनके मन में रहती है। तो आखिरी पत्र का मतलब हो गया कि कठोर हृदय वाले व्यक्ति भी, निर्दयी व्यक्ति भी इस तरीके से जो है वो मुलायम हो जाते हैं, यानी कि उनका हृदय भी पिघल जाता है, वो भी उनके अंदर भी आस्था और दयालुता की भावना आ जाती है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में भी अजीब सी नमी है। इसका तात्पर्य यह कि जो जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं तो जो बंदर होते हैं उनमें भी आंखों में एक चमक आ जाती है, उनको भी ये लगता है कि अब हमें भी बहुत सारी चीज़ें
खाने के लिए मिलेगी। और एक अजीब सी चमक से भर उठता है भिखारियों का। और दूसरी ओर भिखारी जो होते हैं वो भी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति है उनको भी एक विश्वास और चेहरे पर चमक आ जाती है, जो निचाट खालीपन है, जिनके कटोरे अभी तक बिल्कुल खाली थे। तो जैसे ही ये सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम शुरू होते ही उनको ऐसे महान श्रद्धा रखने वाले, भक्ति में विश्वास रखने वाले और दानदाताओं के लोगों से भिक्षा मिलने की पूरी संभावना रहती है और खूब भिक्षा उनको ऐसे लोगों से मिलती भी है। तो उसी को कहा गया है कि बसंत का उतरना। तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में बसंत का उतरना? तो कभी कह रहा है कि तुमने देखा है जो इस प्रकार यहाँ पर खाली कटोरों में बसंत उतरता है, यानी कि जो भिखारी है उनको भीख मिलती है दानदाताओं और धार्मिक आस्था में विश्वास रखने वाले लोगों से। ये शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता है। इस तरह प्रकार कहने का अर्थ ये हुआ कि इस शहर में इस प्रकार से लोगों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, शुरुआत होती है और ये सिलसिला चलता रहता है, खाली होता है, भरता है। यानी कि कार्यक्रम होते हैं तो दूसरी ओर लोगों का अंतिम संस्कार भी होता रहता है। तो खाली होने का तात्पर्य यह है कि जिनका देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो उनका अंतिम संस्कार है। दूसरी ओर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते भी हैं, विशिष्ट खास शहर है ये। और तो ये शहर का सिलसिला खाली और भरने का चलता रहता है। आगे देखो अगला, इस तरह रोज रोज एक अनंत शव ले जाते हैं अपने कंधों पर अंधेरी गली से और चमकती हुई गंगा की तरफ। तो इसका तात्पर्य यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है, अंधेरा भी है चमक भी है, दोनों साथ नहीं रह सकते। तो इस तरह रोज रोज पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। और खड़ी बोली हिंदी भाषा केदारनाथ सिंह द्वारा लिखित कविता बनारस को हम पढ़ रहे हैं। छह प्रसंग वाक्य यहाँ पर की गई है। महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपके साथ हम शेयर करेंगे बाद में। जो चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर लाइक करना नहीं भूलें, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा मिल सके मुफ्त में और फ्री में। क्योंकि हो सकता है बहुत सारी ऐसी स्कूलों में शायद जहाँ पर पोस्टें खाली हो या अच्छी तरह से पद्य भाग समझ में भी नहीं आया हो आपको, तो ये स्वाध्याय के माध्यम से, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अच्छी तरह से समझ करके 17-22-23 के जो बोर्ड एग्ज़ाम है उनके अच्छे अंक आप लेकर के आ सकते हो। और मेरा भी उद्देश्य है कि भी उन विद्यार्थियों तक पहुँचाया जाए, क्योंकि मुझे खुद को भी मालूम है कि बहुत सारे विद्यार्थी है जिनके लिए उचित व्यवस्था नहीं है पढ़ने के लिए, या अच्छी प्रकार से उनको समझाई गई चीज़ समझ में भी नहीं आती है। तो आप उन्हें इसका घर जाके दौरान भी कर सकते हैं अपने YouTube के माध्यम से। इस तरह रोज़ रोज़ एक अनंत शव ले जाते हैं। तो रोज़ रोज़ जो व्यक्तियों जिनका निधन हो जाता है उनको लोग कंधों पर उठा करके ले जाते हैं गंगा की तरफ, क्योंकि गंगा मोक्षदायिनी है, पापनाशिनी है, कल्याण होता गंगा से। तो उनका अंतिम संस्कार गंगा के किनारे घाटों पर किया जाता है, कंधे पर अंधेरी गली से। तो वो अंधेरे से गुजर करके, क्योंकि अंधेरी गली का मतलब है दुख का प्रतीक भी है मृत्यु, तो निराश और दुखी होकर के इस प्रकार वो अपने चमकती हुई गंगा की तरफ का तात्पर्य हो गया विद्यार्थियों की। गंगा मोक्षदायिनी है, कल्याण करती है और उससे उनका मोक्ष हो जाता है। इसीलिए लिखा है चंद्रमती गंगा की तरफ। इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है। उसके बाद ये बताया कि यहाँ पर किसी प्रकार की लोगों में हड़बड़ाहट नहीं है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं है, हर काम अपने लय के साथ और आराम से इत्मीनान से करते हैं। तो धूल भी धीरे उड़ती है, लोग चलते धीरे धीरे, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है धीरे धीरे शब्द में। और विरोधाभास भी है चमकती गंगा में, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटियाँ, धीरे धीरे शाम होती है। इस प्रकार हर काम बड़े ही धैर्यपूर्वक जो है वो होता रहता है। ये धीरे धीरे होना इस पूरे शहर को एक सामूहिक लय में बांध करके दृढ़ता से बांधे हुए। इस प्रकार ये संपूर्ण शहर, पूरा शहर एक जुट है और एकता के बंधन में, एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। दृढ़ता से बंधे इस संपूर्ण शहर को इस तरह की कुछ भी गिरती नहीं है। तो कुछ तरह गिरती नहीं है का मतलब है कि आज भी वहाँ प्राचीन जो चीज़ें हैं वो वैसी की वैसी पड़ी है, कि हिलता नहीं कुछ भी है ना। जो चीज़ें जहाँ हैं वहीं पर पड़ी है। क्या नहीं हिलता है, क्या गिरता नहीं है, वो है कि जो चीज़ जहाँ है वो वहीं पर रखी। जैसे गंगा आज वहीं है, गंगा का रास्ता चलने का वहीं है। तुलसीदास जी की जो लकड़ी की खड़ाऊ है वो भी वहीं पर ही है सैकड़ों वर्षों से। और
इस प्रकार खड़ी बोली हिंदी भाषा सरल सुबोध भाषा के माध्यम से यहाँ पर समझाया गया। कभी कभी शाम के समय बिना किसी सूचना के आप इस शहर में प्रवेश करो और आरती के प्रकाश में, आरती के आलोक का मतलब आरती के प्रकाश में, यानी कि शाम के समय आप इस शहर में प्रवेश करो और गंगा के किनारे घाटों पर जो आरती होती प्रज्वलित दीपकों के माध्यम से, सैकड़ों दीपकों के माध्यम से, उसका अद्भुत दृश्य का आनंद आप उठा सकते हैं। कवि केदारनाथ सिंह कह रहे हैं कि शाम के समय कभी आप जा कर के देखो तो आपको नज़र आएगा कि आधा शहर जो है वो आधा शहर जल में है, यानी कि लोग अर्घ्य दे रहे हैं तो खुद मंत्र बोल रहे हैं, आधा फूल अर्पित कर रहे हैं, आधे शव में है, यानी कि एक साथ सब काम होते हैं। कुछ लोग गंगा की तरफ लोगों को अंतिम दाह संस्कार करने के लिए, कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ शंख बजा रहे हैं, तो कुछ इस प्रकार संपूर्ण काम ये होता रहता है। कुछ मंत्रोच्चार करते हैं। अगर ध्यान से देखो तो ये आधा है और आधा नहीं भी है। तो इस प्रकार यहाँ पर कवि ने बताया, कहने का मतलब है प्राचीन और आधुनिक दोनों संस्कृतियाँ हैं, प्राचीन भी है और आधुनिक भी है, आधुनिक है भी नहीं और नहीं भी है, यानी कि कुछ लोग आधुनिक है कुछ प्राचीन है, तो इसलिए उसको ही कहा गया है कि आधा है और आधा नहीं भी है। तो लोग सब इस प्रकार अलग अलग कार्यों में व्यस्त रहते हैं। आधा शब्द बार बार है तो एक विशिष्ट अर्थ प्रयोग कर रहा है, इसलिए इसमें यमक अलंकार भी है। जो है वह खड़ा है बिना किसी सहारे के, यानी कि जो चीज़ें हैं जैसे भी पौराणिक चीज़ें हैं या भक्ति और आस्था और श्रद्धा और जो विश्वास है वो वैसा ही टिका हुआ है बिना किसी सहारे के। राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, तो इसका तात्पर्य हुआ, राख का मतलब है कि एक तरफ लोगों का दाह संस्कार होता है तो दूसरी तरफ जो है वो गंगा में आरतियाँ भी होती है, गंगा चमकती हुई गंगा बहती है, तो आग के स्तंभ हैं और पानी के स्तंभ है, गंगा चलती रहती है। तो आग का स्तंभ का मतलब है कि चिता की जो अग्नि है वो भी जलती रहती है। धुएं की खुशबू, तो दूसरी ओर लोग जो है वो आरती और पूजा में लगे रहते हैं। खुशबूदार अगरबत्तियों का जो धुआं है वो वातावरण को और भी सुगंधमय बना देता है। धुएं की खुशबू का मतलब है धुआं किसका, अगरबत्ती के धुआं का जो धुआं है, अगरबत्ती की जो खुशबू है वो फैलती रहती है। आदमी उठे हुए हाथ के स्तंभ, दूसरी तरफ लोगों का व्यक्तियों के हाथ उठे रहते हैं परमात्मा की जय जयकार करने में, सूर्य को जल चढ़ाने में। इस प्रकार ये जो शहर है वो बड़ा ही सांस्कृतिक दृष्टि से अद्भुत शहर, अनुपम शहर है, अनोखा और निराला शहर है। आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ किसी अलक्षित सूर्य को, तो अलक्षित का जो है वो तात्पर्य क्या होता है, नहीं देखा हुआ, तो सूर्य के तो लोग कुछ उठे हुए हाथ प्रार्थना और पूजा करते हुए जल चढ़ाते हैं। शताब्दियों से इसी तरह, सैकड़ों वर्षों से इसी तरह गंगा के जल में एक टांग पर खड़ा है ये शहर और दूसरी टांग से बेखबर। कहने का तात्पर्य यह हुआ, अर्घ्य का मतलब जल चढ़ाना, एक टांग पर खड़ा है, यानी एक टांग का मतलब प्राचीनता को लिए हुए, प्राचीन संस्कारों को, प्राचीनता पर आधारित, और दूसरे टांग है नवीन आधुनिकता से युक्त संस्कृति और सभ्यता, जो पहली टांग यानी कि प्राचीनता से बिल्कुल भी अनजान और बेखबर है, लेकिन फिर भी इस में एक समन्वय है और पूरा संस्कार जो ये शहर है धार्मिक और आध्यात्मिक संस्कृति से युक्त, जिसकी एक अनोखी और अलग ही विशेषता है। तो बिल्कुल बेखबर में आपके व्याकरण की आवर्ती अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार विद्यार्थियों, बनारस कविता में आपके बनारस शहर की संपूर्ण विशेषताओं का वर्णन हमने इसमें किया। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम जो है दूसरा कविता उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।